दर्शकों नमो बुद्धा, जय भीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव विजय दिवस मनाया जाता है। तो इसके पीछे क्या इतिहास है, क्यों मनाया जाता है और क्या है विजय स्तंभ, इसके बारे में मैं आप लोगों के सामने कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि वास्तव में इसके पीछे का इतिहास क्या है। सज्जनों, इसका इतिहास शुरू होता है मराठा साम्राज्य, छत्रपति साम्राज्य तो था, संभाजी महाराज की हत्या होने के बाद मराठा साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया, नाम मात्र का रह गया। इसके बाद जो है छत्रपति राजाराम महाराज जी को छत्रपति बनाया गया, लेकिन उनके शासन में पेशवाओं का समावेश हो गया था और ज्यादातर जो है वो हस्तक्षेप करते रहे। और आगे हम बताएंगे कि आगे चल करके वही राजा बन बैठे, पेशवा। अब रही बात कि ये पेशवा कौन थे, तो अब हम शुरू करते हैं जरा उनके इतिहास के बारे में। ये क्या है, कैसे ये शासन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश से हट करके पेशवाओं के हाथ में आ गई। तो चलिए, कौन थे पेशवा? पेशवा एक मक्कार कमीना कबीला था। फिर कहने के लिए ब्राह्मण वंश है, अभी कहाँ से आए, लेकिन बहुत सात्विक वंश है। पेशवा एक मक्कार कमीना कबीला था, छत्रपति शासन में दरबारी का अवसर मिला था। यानी छत्रपति महाराज शिवाजी के समय से आगे जो उनके वंशज हुए, उन लोगों ने इन पेशवाओं को अपने दरबार में रखा, सरदार बनाया, अच्छे पोस्ट दिए। तो आगे क्या होता है देखिए। ये षड्यंत्रकारी आस्तीन के सांप थे, छत्रपति शासक पाए नहीं इन्हें भाप थे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज तो बहुत बढ़िया लोग थे, सभी धर्म जात के लोगों को अपने यहाँ अवसर दिए थे। तो उन लोगों के अंदर कोई कपट तो था नहीं, तो ये इन पेशवाओं पर काफी विश्वास रखे, लेकिन ये सब ठीक नहीं थे। अंदर से इनके अंदर षड्यंत्र था। तो आगे चलिए देखिए क्या होता है। ये षड्यंत्रकारी आस्तीन के सांप थे, छत्रपति शासक पाए नहीं इन्हें भाप थे। और क्या, ये छिपे स्वार्थी गद्दार थे, ये कभी नहीं अपने राजा के वफादार थे। कभी वफादार नहीं रहे, ऊपर से दिखाने के लिए तो ये था, लड़ाई वड़ाई में जाते थे, लेकिन अपना स्वार्थ पहले रखते थे।
ये सदा छिपी मुहिम चलाए, कब राजा के खिलाफ अवसर पाए। तो अवसर तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में तो भाई उनके समय में तो किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आगे वंश में जो है ये सब जो है हावी हो गए। 1679 का समय आया, 1679 1679 नहीं 89 सॉरी 1689 का समय आया, नर पिशाचों ने संभाजी को धोखे से पकड़ाया। इन्हीं लोगों का हाथ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज में जो है, जो संभाजी महाराज थे, उनको औरंगजेब के द्वारा धोखे से इनको पकड़वा दिया गया। और आगे क्या हुआ? दरिंदों ने औरंगजेब से मिल क्या दरिंदों ने औरंगजेब से मिल संभाजी को टुकड़ों में कटवाया। संभाजी की हत्या करवा दी गई, और हत्या ही नहीं करा दी गई, उनके शरीर के कई टुकड़े करवा दिए गए। बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या की गई। दरिंदों ने औरंगजेब से मिल संभाजी को टुकड़ों में कटवाया, शरीर के टुकड़े बारे बोरे में बांधे, शरीर के टुकड़े बोरे में बांधे, उसे नदी में फेंकवाया, नदी में फेंकवा दिए। सुल्तान का जारी फरमान हुआ, किसका? औरंगजेब का। और उसमें जो है हाथ किसका रहा होगा? आप यही समझिए कि आगे आप पाएंगे कि जब संभाजी महाराज की हत्या हुई, और हत्या किसके द्वारा हुई? औरंगजेब के द्वारा, तो शासन किसके पास जाना चाहिए था? मुगलों के पास ने। लेकिन कुछ ही दिन के बाद सत्ता किसके पास चली गई? पेशवाओं के पास। क्यों? कैसे? क्यों पेशवाओं के पास गई? हत्या किया औरंगजेब, और सत्ता गई पेशवाओं के पास। इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? ये सोचने और समझने की बात है। सुल्तान का जारी फरमान हुआ, ना कोई 100 का संस्कार करेगा। औरंगजेब ने कह दिया कि भाई जो टुकड़े फेंके गए हैं संभाजी महाराज के, उसके टुकड़ों का भी कोई दाह संस्कार, उचित संस्कार नहीं करेगा। उसको वैसे ही अनादर करके फेंक दिया गया है, उसको कोई छुएगा नहीं। अगर छुएगा तो क्या होगा? स्वामी भक्ति दिखाने की साहस की, स्वामी भक्त दिखाने की अगर कोई साहस किया तो क्या होगा? क्योंकि आगे आप पढ़ चुके हैं कि सुल्तानी का जारी फरमान हुआ, ना कोई 100 का संस्कार करेगा। स्वामी भक्ति दिखाने की साहस की, तो वह तलवारों की भेंट चढ़ेगा। अब आगे क्या होता है? गणपत महार था एक सेनानी। गणपत महार बहुजन योद्धा। गणपत महार था एक सेनानी, अपने राजा की 100 पहचानी। गणपत महार का नजर उस 100 पर पड़ गई, टुकड़ों पर पड़ गई, और उन्होंने पहचान लिया अपने राजा को कि ये तो हमारे महाराज संभाजी महाराज का 100 है। तो अब वो आगे क्या करते हैं?
फिर चुपके से संस्कार किया, किसने? गणपत महाराज ने। फिर चुपके से संस्कार किया, पकड़े जाने पर दरिंदों ने परिवार सहित ही मार दिया। पूरा गणपत तो मारे ही गए, उनके पूरे परिवार को साफ करवा दिया गया। अब समझ लीजिए कि कहाँ तक षड्यंत्र रहा होगा, राज्य के लिए क्या षड्यंत्र होते हैं। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं अपने पूर्वज वीर महान को। हम बहुजन किसको? अपने पूर्वज गणपत महाराज साहब को, जिन्होंने अपने राजा का जो है उचित संस्कार किया, उनके शव का। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं अपने पूर्वज वीर महान को, जिंदा रखा जिसने समाज के सम्मान को। उन्होंने दिखा दिया कि हमारा यह समाज जो है गद्दारी नहीं करता है, अपने स्वामी के साथ, अपने राजा के साथ, अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करता है। उनका पूरा परिवार साफ कर दिया गया। उनको मालूम था कि सुल्तान का फरमान है, तो पकड़े जाने पर तो हमारी हत्या तो होगी, हमारे परिवार को भी मारा जा सकता है। फिर भी गणपत महाराज ने स्वामी भक्त दिखाई, अपने स्वामी के शव का उचित संस्कार किया और फिर जो है सूली पर चढ़ गए, मार दिए गए, गर्दन काट दिया गया, पूरे परिवार को मार दिया गया। लेकिन वो अपने फर्ज से नहीं हटे। फिर हमारे पूर्वजों ने संभाजी की समाधि बनाया, समाज बनाया। हमारे पूर्वजों ने, गणपत महाराज साहब तो वो जो है मार दिए गए, लेकिन जो उनके वंशज थे उन लोगों ने क्या किया? फिर हमारे पूर्वजों ने संभाजी की समाधि बनाया, अपने आंसू का फूल चढ़ाया। क्या? अपने महाराज को, उनकी समाज को अपने आंसू का श्रद्धा सुमन चढ़ाया। अब क्या होता है इधर पेशवा ने किया दगाबाजी किया, इधर पेशवा ने की दगाबाजी, औरंगजेब को कर लिया राजी, औरंगजेब को राजी कर लिया अंदर अंदर। और क्या हुआ फिर? छत्रपति राजा राम महाराज को, यानी संभाजी महाराज के बालक को दिखाने के लिए, क्योंकि षड्यंत्र तो अंदर अंदर चल रहा था, छत्रपति राजा राम महाराज को दिखलाने को राजा बनवाए, राजकाज में दखल दे अपनी सत्ता को मजबूत बनाए। कौन? वही पेशवा। फिर तो पेशवा शासन सत्ता में बैठे, अरे बहु खुद ही राजा बन बैठे। महाराज राजा राम, छत्रपति साहब राजा राम साहब केवल न मात्र को राजा रह गए, पूरी सत्ता इन सबों ने, पेशवाओं ने अपने हाथ में ले लिया। पेशवाई शासन गंभीर हुआ। अब पेशवा का शासन शुरू हो गया। पेशवाई शासन गंभीर हुआ, जनता का जीना दुभीर हुआ। दुभर हो गया जनता का जीना, बहुत कठोर शासन था। आगे चलिए, अब 17 से 14 का समय आता है, यहाँ से गड़बड़ी और शुरू होती है। तब तक तो कुछ न कुछ पेशवा छत्रपति लोगों का ये था
लेकिन अब पूरी तरह से सत्ता जो है पेशवाओं के हाथ में आ गई 1714 में। अब आगे क्या हो रहा है? 1714 में मनु विधान लागू कर बाण व्यवस्था कठोर किया, मनमाना शासन शुरू हुआ, प्रजा दमन चहुं ओर हुआ। जनता पर टैक्स का भारी भार दिया, आम जन की मन की आजादी मार दिया। साधारण लोगों का जीवन हराम हो गया। छत्रपति शासन काल में महार सेनानी वीर कुलीन थे। अब वह इस शैतानी शासन में धन विद्या शस्त्र विहीन थे। क्योंकि महार लोग थे, वो जो है आप पीछे सुन चुके हैं कि वो छत्रपति वंश के प्रति बिल्कुल ही समर्पित थे। तो जाहिर है जब उनका विरोधी सत्ता में आएगा तो उनको अपना दुश्मन मानेगा। वही हुआ आगे। क्या? छत्रपति शासन काल में महार सेनानी वीर कुलीन थे। अब वह इस शैतानी शासन में धन विद्या शस्त्र विहीन थे। तलवार वलवार सब छीन लिया गया, शस्त्र विद्या कुछ नहीं था। महार जो छत्रपति शासकों के वो प्यारे थे, महार जो छत्रपति शासकों को प्यारे थे, अब वे थे दुश्मन उनके। किनके? अब वे थे दुश्मन उनके जो संभाजी के हत्यारे थे। पेशवाओं ने महारों पर जुल्म किया, भारी जुल्म किया। पेशवाओं ने महारों पर किया जुल्म भारी, उनकी संपत्ति छीन ली सारी, धन संपत्ति से बीन कर दिया। अशुद्ध अमानिस अछूत कहकर उन पर क्रूर कहर ढाया, उनके पूरे समाज को कुत्ते बिल्ली सूअर से भी नीच बताया। महारों को ये तालाब का पानी ना पी सकते। कौन? महार। क्या है? ये तालाब का पानी ना पी सकते, नहीं नदी नहा सकते। चाहे धूप हो कितना ही भयानक, ये बाग में ना बैठ सकते। दिन में बाहर निकलने की इनको सख्त मनाही थी। दिन में नहीं निकलना था इन लोगों को, महारों को। दिन में धूप में इन लोगों को नहीं निकलना था। क्यों? आगे देखिएगा। दिन में बाहर निकलने की इनको सख्त मनाही थी। छाया पड़ी यदि मनुवादी पर तो दागने को गर्म कराही थी। इनकी धूप में अगर निकलते तो छाया जो बनती, उस छाया से, अगर इनकी छाया से, इनके शरीर से नहीं, इनकी छाया से भी मनुवादी अगर छू गया तो फिर लोहे की छड़े कराही से दाग दिया जाता था। झाड़ बांधनी थी कमर में झाड़ू बांधना था। झाड़ू बांधनी थी कमर में ताकि पैर निशानी मिट जाए। हाड़ी बांधनी थी गले में कि और कहीं ना थूक पाए। जिस ओर हवाएं चलती हों उसके आगे वह न जाए। जिस ओर हवाएं बह रही हैं तो उधर आगे ना जाए, इधर आगे जाए। और इधर कोई मनवादी इधर जो है गया और उसके उधर कोई मनवादी खड़ा है तो उससे होकर के हवा अगर मनवादी को छू गई तो गड़बड़ है भाई। जिस ओर हवाएं चलती हों उसके आगे वह ना जाए। इस काया से था कई उसकी दुर्गंध मनवादी पर ना पड़ जाए। पैर में घुंघरू बांध चले। पैर में घुंघरू बांधना था महारों को, उनके महिलाओं को, उनको, उनके बच्चों को। पैर में घुंघरू बांध चले जिसकी आवाज दूर तक जाए। इससे मनवादी हो जाए सजग
उसके निकट न हो जाए, उसके निकट न पड़ जाए। नए नए गरम साफ कपड़े, नए सर्दी में गरम और साफ कपड़े, नए गरम साफ कपड़े नहीं वह कभी पहन सकते थे, वरना ये मानुष होकर मनुवादी समाज में बहक सकते थे। अगर इनको अच्छा कपड़ा पहनने को दे दिया गया, खाने का हो गया, तो ये मनुवादी समाज में ये बहकना शुरू कर देंगे, सशक्त हो जाएंगे। इसलिए इसकी मनाही थी, नहीं पहन सकते थे। इन्हें नंगे पैर ही रहना था, सभी कष्ट को सहना था, गंदी नाली की सफाई, मरे पशुओं को इन्हें उठाना था। श्मशान घाट पर शव जला सके ना, ऐसा क्रूर जमाना था। मुंह खोल कर बात करे ना, मुंह खोल करके बात ना ना, मुंह खोल कर बात मत करो ब्राह्मण लोगों से। मुंह खोल कर बात करे ना, संकेतों से ही बताना था, महिलाएं आभूषण पहन सके ना, लाचारी उन्हें दिखाना था। आभूषण, किसी भी प्रकार का आभूषण महिलाएं नहीं पहन सकती थी, उनको हमेशा लाचार बनाए रखना था ताकि बस में रहे। हाथ में काली पट्टी बांधे ताकि इन्हें अछूत सब जाने, काली पट्टी बांधना था पहचानने के लिए। अब आगे क्या हो रहा है, मामला जो है अब थोड़ा और गड़बड़ होने जा रहा है आगे। थे पेशवा पालतू फिरंगियों के, अंग्रेजों के, थे पेशवा पालतू फिरंगियों के, अब उन्हीं को आंख दिखाते थे, उन्हीं को आंख दिखाने लगे। इसकी इंडिया कंपनी थी जिसको कंपनी सरकार कहा जाता था, अब उन्हीं को आंख दिखाने लगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो ये थे, कमी सहारा लेकर इस राजा से उस राजा की लड़ाई करते थे। लेकिन अब जब सशक्त हो गए तो अंग्रेजों को ही आंख दिखाने लगे, कंपनी सरकार को। थे पेशवा के पालतू फिरंगियों के, अब उन्हीं को आंख दिखाते थे, कंपनी सरकार को देना टैक्स बंद कर उन्हीं पर रोब जमाते थे। भाई टैक्स देना पड़ता था कंपनी सरकार को, लेकिन अब इन्होंने कहा ना टैक्स नहीं देंगे, अब रोब झाड़ते थे। उनके जो कारिंदे आते थे, उनको अधिकारी आए। कंपनी ने भी यह ठान लिया, इनको अपना दुश्मन मान लिया। मामला गड़बड़ हो रहा है। कंपनी ने भी यह ठान लिया, इनको अपना दुश्मन मान लिया। अब इनको सबक सिखाना था, इनका शासन खत्म कराना था। फिर तो युद्ध का उद्घोष हुआ, सुन बेजवा पेशवा बाजी राव बेहोश हुआ। फिर तो युद्ध का उद्घोष हुआ, सुन पेशवा बाजी राव बेहोश हुआ। पेशवा बाजी राव द्वितीय। अब चलिए आगे, युद्ध की घोषणा तो हो गई और महार सब इतना प्रताड़ित थे, त्रस्त थे इसके शासन से कि इसको सबक सिखाना चाहते थे। महारों के नेता, बलशाली योद्धा महाराज सिद्धनाथ महार ने एक बार कहा पेशवा से जाकर कि देखिए, अंग्रेज सरकार आपके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दी है, लेकिन हम नहीं चाहते अंग्रेजों की तरफ से लड़ना, हम चाहते हैं आपकी तरफ से हम लड़ें और हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है कि ये जो हमारे समाज के साथ आपके शासन में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको आप खत्म कर देंगे। अगर हम मार भगा देंगे अंग्रेजों को तो आप ये जो है खत्म कर देंगे।
इस पर पेशवा ने कहा क्या था, अरे भाग, तुमको मैं सुई के नोक पर जो एक धूल की कण रहता है, सुई के नोक पर जो धूल का कण रहता है, उसके बराबर भी मैं तुम्हें नहीं समझता, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, भाग यहां से। अपमानित करके हटा दिया। अब सिद्धनाथ महाराज वो लौट आए और फिर अंग्रेज तो ताक में थे, उनको पता चल गया। उन्होंने सिद्धनाथ महाराज से संपर्क किया और उन्होंने स्वागत किया कि आप अपने बटालियन के साथ हमारे अंग्रेज ये में बॉम्बे जो है इन्फेंट्री जो है वो होता है उनका सैनिक एक टुकड़ी, उसमें आप आ जाइए। इन्होंने सशक्त जो स्वीकार कर लिया। अब आगे क्या होता है, कंपनी सरकार ने सिद्धनाथ महार के साथ ही महारों को सेना में स्थान दिया। कठिन प्रशिक्षण तलवार बंदूक तोप के साथ ही उन्हें कमान दिया। क्या? कठिन प्रशिक्षण तलवार बंदूक तोप के साथ ही उन्हें कमान दिया। कमांडर कौन बने? महाराज सिद्धनाथ महार। सिद्धनाथ महार कमांडर, सिद्धनाथ महार कमांडर, वह वीर योद्धा बलशाली थे। उनकी तलवार जिधर भी लहराए वह मैदान हो जाता, खाली हो जाता था। आगे क्या हो रहा है, अब मामला लड़ाई के नजदीक पहुंच रहा है। सिद्धनाथ महार अपने लोगों के साथ अंग्रेज सेना में शामिल हो गए और वहां का जो कमांडर, अंग्रेज कमांडर है, वो अपना लेकर के पहुंच रहा है। 31 दिसंबर 1817 शाम को कंपनी सेना ने प्रस्थान किया। भीमा कोरे गांव पहुंचकर रात में विश्राम किया। वो चल करके करीब बताया जाता है कि लगभग 25 किलोमीटर यात्रा करके वो लोग, उनकी सेना भीमा कोरे गांव पहुंची, जिसमें 500 तो महार थे, कुछ ऐसा बताया जाता है कि 334 और लोग भी थे। लेकिन जो लड़ाई, निर्णायक लड़ाई लड़ी गई वो महारों के द्वारा लड़ी गई। पेशवा को सूचना मिल गई, उसकी बाँछें खिल गईं। पेशवा को जब सूचना मिली वो बड़ा खुश हुआ कि 834 की 800 के आसपास जो है सेना की ओर लेकर के आ रहे हैं और उसमें भी 500 तो महार हैं। वो क्या करेंगे? इनको घास मूली की तरफ तो काट दिया जाएगा। हमारे पास 28,000 सेना है, तो क्या 28,000 अभी 2,000 को आगे भेजो और फिर इनको भी आगे पीछे लगा दो, चारों तरफ से घेर करके काट देंगे। लेकिन हुआ क्या? अरे कंपनी की सेना में केवल 500 महार हैं, उनको मार गिराने में हमारी 28,000 पेशवा सेना तैयार है। 1 जनवरी 1818 को सवेरे भीमा कोरे गांव में दोनों सेना का भिड़ंत हुआ। 12 घंटे तक चली लड़ाई। 12 घंटे तक चली लड़ाई। उस दिन 9 बजे रात को अंत हुआ। महार सैनिक बिजली की गति से टूट पड़े। महार सैनिक बिजली की गति से टूट पड़े। पेशवा सेना को पसीना छूट पड़े। युद्ध के मैदान में भयंकर चित्कार, क्रंदन, कोलाहल था। क्या था? युद्ध के मैदान में भयंकर चित्कार, क्रंदन, कोलाहल था। खून के फव्वारे छूट पड़े।
जब महार सेना अटैक की। खून के फव्वारे फूट पड़े, भीगी धरती, बहता रक्त हलाहल था। डरावनी भयानक थी गर्जना, भारी झन्नाहट थी तलवारों की। खचा खचा खच की आवाज निकलती, चमकती तलवार महारों की। क्या? खचा खच की आवाज निकलती, चमकती तलवार महारों की। आसमान में धुंध छा गई, पेशवा सेना की सामत आ गई। कट कट गिरते सिर थे, किसके? पेशवाओं की सेना के। कट कट कर गिरते सिर थे, कटते हाथ पांव, निकलती आह कराहें थीं। पेशवा की सेना साफ हो जाती, जिधर घूमती महारों की फुर्तीली बाहें थीं। तोपों की गड़गड़ाहट गरज रही थी, किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से, महार सेना की तरफ से। तोपों की गड़गड़ाहट गरज रही थी, बंदूकों से गोलियां बरस रही थीं। अरे पेशवा की सेना अब गाजर मूली की तरह कट रही थी, गाजर मूली सी कट रही थी। पेशवा सेना के नरमुंडों से, पेशवा सेना के नरमुंडों से कुरेगांव की धरती पट रही थी। अब जान बचाने को पेशवा सेना भागम भाग कर खड़ी हुई। अब जान बचाने को पेशवा सेना भागम भाग कर खड़ी हुई, पर महारों की दुर्दांत सेना थी उनके सामने खड़ी हुई। पेशवा सेना की एक टुकड़ी जान बचाने को भीमा नदी में छलांग लगा दिया। पेशवा सेना की एक टुकड़ी जान बचाने को भीमा नदी में छलांग लगा दिया। शेष बची पेशवा की सेना को शूरवीर महारों ने भगा दिया। एक टुकड़ी नदी में कूद पड़ी जान बचाने के लिए, और दूसरे जो टुकड़ी थी उसको भगा दिए, सब भाग गए। नदी में महारों के कमांडर की तोप का गोला बरस रही थी। अब नदी में लोग फंस गए। इधर कमांडर, महार कमांडर जो है, दो दो तोपों से गोला बरसा रहा था। तो क्या हुआ? नदी में महारों के कमांडर की तोप का गोला बरस रही थी। नदी बीच फंसी पेशवा की सेना जान बचाने को तरस रही थी। अब खून से नदी का पानी लाल हुआ, खून से नदी का पानी लाल हो गया। अब खून से नदी का पानी लाल हुआ, पेशवा कमांडर बेहाल हुआ। अब उनकी टूटती सांसें थी, नदी में सैकड़ों तैरती लाशें थी। तो हुआ क्या? अब मामला गड़बड़ हो रहा है पेशवा सेना की। अरे यह क्या? पेशवा की सेना भाग खड़ी हुई, रिहायशी बस्ती में जा छिपकर वहां पड़ी हुई। रिहायशी बस्ती में जो एक तो टुकड़ी जो है नदी में पड़ गई, तो साफ हो गई। दूसरी टुकड़ी जो है रिहायशी बस्ती में भागी और रिहायशी बस्तियों के घरों में छिप गई है। साड़ियां पहन ली महिलाओं की। क्या है आगे? खोजो खोजो मारो मारो महार बहादुर चिल्लाए। पीछे पड़ गए थे महार सेना। खोजो खोजो मारो मारो महार बहादुर चिल्लाए। पेशवा सैनिक साड़ी पहने, महिलाओं से बोले जान बचाए। वहां की महिलाओं को साड़ी पहन के कहे तुम सब बाहर जाओ, खड़ा हो जाओ। वो सब महार हैं, वो सब बड़े सिद्धांतवादी हैं, महिलाओं को नहीं मारेंगे लेकिन हमको तो साफ कर देंगे। और हम लोग भी साड़ी पहन करके छुप जा रहे हैं। तो क्या हुआ? खोजो खोजो मारो मारो महार बहादुर चिल्लाए। पेशवा सैनिक साड़ी पहने, महिलाओं से बोले जान बचाए। 12 घंटे तक चली लड़ाई, पेशवा सेना पस्त हुई। इस प्रकार पेशवा घुटने टेगा, महार सेना जश्न मनाने में
मस्त हुई, मामला खत्म हो गया, रफा दफा हो गया। अब क्या हो गया, युद्ध तो खत्म हो गया, अंग्रेजी सेना का जो है वहां पर कब्जा हो गया। अब हुआ क्या, 22 वीर बहादुर महार थे जो इस जंग में शहीद हुए। उनकी वीरता अप्रिम देख अंग्रेज कमांडर मुरीद हुए। विश्व इतिहास की यह एक अजीब अनोखी लड़ाई थी, जहां मात्र 500 सैनिकों ने 28,000 को मार गिराई थी। महार सेना के शौर्य ने दरिंदे पेशवाओं से अपना बदला ले लिया, बहुत परेशान किया था। तो महार सेना के शौर्य ने दरिंदे पेशवाओं से अपना बदला ले लिया। देश के गद्दार पेशवाओं को धूल चटाकर इनका राज कंपनी को दे दिया। अब आगे क्या होता है, बच्चे पेशवा के वंशज अब पूरी तरह से ठिठुर गए, कांप गए, छिप गए। बचे पेशवा के वंशज अब पूरी तरह से ठिठुर गए। महारों के शक्ति से डरकर भागकर वे बिठुर गए। बिठुर जानते हैं, कानपुर के पास है, कहाँ पूरे 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा भाग करके यहाँ कानपुर के बिठुर में छिप गए। यहाँ आकर के जो है पेंशन पर जो है, फिर बाद में आगे आप पाएंगे कि अंग्रेजों से पेंशन लेकर के यहीं रहने लगे। कंपनी सरकार ने महार की सेना की शान में काम बड़ा किया। उनके आदर सम्मान में सैल्यूट में महाविजय स्तंभ खड़ा किया। वही विजय स्तंभ है, उस विजय को याद रखने के लिए उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया। 22 महार पराक्रमी शहीदों के नाम स्तंभ पर लिखा दिया। 22 महार पराक्रमी शहीदों के नाम स्तंभ पर लिखा दिया। हमारे दादा परदादाओं के गौरव मनुवाद को सदियों के लिए दिखा दिया। उसी विजय के उपलक्ष्य में बाबा साहब उस स्तंभ के में 1 जनवरी 1927 को वहाँ कोरेगांव जो विजय स्तंभ है वहाँ पर गए थे, और तभी से जो है ये सिलसिला शुरू हो गया जो हर वर्ष मनाया जाता है। तो हम लोग इस वर्ष भी 1 जनवरी 2026 को मनाएंगे, चलेंगे और अपने पूर्वजों के शौर्य को सलाम करेंगे। नमो बुद्धाय।